तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे लाइट, जिसे हम हमेशा एक वेव मानते आए हैं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है, और उससे भी अजीब कैसे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा माइंड बेंडिंग है, तो चलिए इसमें डाइव करते हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन एमिशन के फंडामेंटल्स से, फिर हम इस चैप्टर की मेन मिस्ट्री द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। हम उन एक्सपेरिमेंटल क्लूज को देखेंगे जिन्होंने उस वक्त के फिजिसिस्ट को परेशान कर दिया था, और ये भी जानेंगे कि क्लासिकल वेव थ्योरी इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुई। फिर आएंगे हमारे हीरो एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी रेवोल्यूशनरी इक्वेशन के साथ, और आखिर में हम डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के साथ इस डुअलिटी की कहानी को कंप्लीट करेंगे। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इलेक्ट्रॉन एमिशन के बेसिक्स। अब इस कहानी के मेन प्लॉट पर आने से पहले हमें इसके हीरो को इंट्रोड्यूस करना होगा, दी इलेक्ट्रॉन, जिसे जे थॉम्सन ने डिस्कवर किया था। हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन एक बात है, वो अपनी मर्जी से मेटल सरफेस छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ऐसा क्यों? सोचो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मेटल सरफेस पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से उस इलेक्ट्रॉन को वापस अंदर खींच लेगा। ये एक गेटकीपर की तरह है जो उन्हें बाहर नहीं जाने देता। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम इस कहानी के हीरो यानी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना जरूरी है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, और यही गेटकीपर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर लाता है, द वर्क फंक्शन, जिसे हम सिंबल φ0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो एब्सोल्यूट मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से आज़ाद होने के लिए चाहिए। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक एग्जिट फी की तरह सोचना। जब तक इलेक्ट्रॉन ये फी पे नहीं कर सकता, वो उस अट्रैक्टिव फोर्स को ओवरकम करके बाहर नहीं निकल पाएगा। वर्क फंक्शन को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी में मेजर करते हैं, और हर मेटल का अपना एक यूनिक वर्क फंक्शन होता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वर्क फंक्शन क्या होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे कैसे सकते हैं कि वो अपनी एग्जिट फी पे कर सके। इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला है थर्मियोनिक एमिशन, जिसमें हम मेटल को सिंपली हीट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स को इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि वो बॉयल ऑफ हो जाते हैं। दूसरा है फील्ड एमिशन, जिसमें हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से जबरदस्ती बाहर खींच लेते हैं। और तीसरा तरीका, जो आज के हमारे शो का स्टार है, वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसमें हम मेटल पर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डालते हैं, और लाइट से मिलने वाली एनर्जी ही इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि एक इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी 3 तरीकों से दी जा सकती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो अब हम समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को कैसे एमिट किया जा सकता है, और ये हमें उस फिनोमेना पर ले आता है जिसने फिजिक्स की दुनिया को हिला कर रख दिया था, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सिर्फ एक और ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ये एक ऐसी पहेली थी जिसे 19वीं सेंचुरी की क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पा रही थी। चलिए इस मिस्ट्री के पहले सुराग को देखते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हम उस फिनोमेना को देखेंगे जिसने फिजिक्स की दुनिया बदल दी, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। हमारी कहानी शुरू होती है लेट 19वीं सेंचुरी में। 1887 में हाइनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उन्होंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। उनके इलेक्ट्रोड्स के बीच स्पार्क्स तब ज़्यादा आसानी से जंप कर रहे थे जब उन पर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ रही थी। 1 साल बाद विल्हेम हॉलवॉक्स ने कंफर्म किया कि एक जिंक प्लेट पर जब यूवी लाइट पड़ती है तो वो नेगेटिव पार्टिकल्स इमिट करती है। और फिर 1886 से 1902 तक फिलिप लिनार्ड ने इन इमिट हुए पार्टिकल्स, जिन्हें बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया गया, की प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया। क्लूज इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन इसके पीछे की फिजिक्स अभी भी एक राज थी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये मिस्ट्री 19वीं सेंचुरी के एंड में शुरू हुई थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसने सारे इंपॉर्टेंट सबूत दिए। ये एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब इसके अंदर वैक्यूम है ताकि हवा इंटरफेयर ना करे। लेफ्ट साइड में आपको फोटोसेंसिटिव प्लेट सी दिख रही है, जिसे हम एमिटर कहते हैं। यहाँ पर लाइट आकर टकराती है। राइट साइड में है प्लेट ए यानी कलेक्टर।
ये प्लेट्स एक वेरिएबल बैटरी से जुड़ी हैं ताकि हम इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रोल कर सकें। और आखिर में सर्किट में एक बहुत सेंसिटिव माइक्रो एमीटर लगा है ताकि कोई भी करंट हो तो उसे मेजर किया जा सके। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये है वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जिससे सारे क्लूज मिले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अब जब हम सेटअप समझ चुके हैं तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट्स ने आखिर दिखाया क्या? ये वो की ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझना। अब हम देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लूज मिले। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये रहा हमारा पहला सबूत। ये ग्राफ लाइट की इंटेंसिटी और उससे पैदा होने वाले फोटो करंट के बीच का रिलेशन दिखाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाई एक्सिस पर फोटो करंट है और एक्स एक्सिस पर लाइट की इंटेंसिटी। ये ग्राफ एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। इससे हमें एक बहुत साफ बात पता चलती है, फोटो करंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखा जाए तो ये आम बात लगती है। ज्यादा इंटेंस या ब्राइट लाइट से लॉजिक के हिसाब से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चाहिए, जिससे करंट भी ज्यादा होगा। यहाँ तक तो सब ठीक था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब इस अगले ग्राफ में चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। चलो इसे ध्यान से समझते हैं। वाई एक्सिस पर फिर से फोटो करंट है, लेकिन अब एक्स एक्सिस पर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल है। हमने ये एक्सपेरिमेंट 3 बार अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के साथ किया, I1, I2 और I3, जहां I3 सबसे ब्राइट है। जैसा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाने से मैक्सिमम पॉसिबल करंट, जिसे सैचुरेशन करंट कहते हैं, बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर है सबसे अजीब बात। जब हम कलेक्टर प्लेट पर नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स रिपेल हों और करंट रुक जाए, तो तीनों केसेस में करंट को जीरो करने के लिए बिल्कुल सेम नेगेटिव पोटेंशियल, जिसे हम V0 कहते हैं, लगता है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट लग रहा था, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो आखिर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी V0 है क्या? इसे एक ऐसे परफेक्ट ब्रेक की तरह सोचो जो सिर्फ सबसे तेज भागने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए बनाया गया है। जब लाइट मेटल पर गिरती है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग स्पीड से निकलते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, यानी उस ग्रुप का स्प्रिंटर, उसके पास होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या Kmax। इस सबसे तेज इलेक्ट्रॉन को कलेक्टर तक पहुंचने से रोकने के लिए हमें ये अतः स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 लगाना पड़ता है। इससे हमें एक पावरफुल टूल मिल जाता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज E टाइम्स V0, वो उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। और इससे हमें ये क्रूशियल फॉर्मूला मिलता है, Kmax = EV0। इसकी मदद से हम सबसे तेज फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मेजर कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। और ये ग्राफ, ये शायद पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू है। इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V0, जिसे अब हम जानते हैं कि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मेजर है, को इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी न्यू के अगेंस्ट प्लॉट किया गया है। और हमें क्या दिखता है? एक क्लियर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी भी लीनियरली बढ़ती है। लेकिन ध्यान से देखो, ये लाइन ओरिजिन से शुरू नहीं होती। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसे यहाँ ν0 से लेबल किया गया है, जिसके नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, चाहे लाइट कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो। इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये ग्राफ इस मिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो चलो इन सारे क्लूज को एक साथ रखते हैं। कोई भी थ्योरी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहती है, उसे इन सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को अकाउंट करना होगा। पहला, फोटो करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, और ये सबसे बड़ा झटका था, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तीसरा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चौथा, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके नीचे कोई एमिशन नहीं होता। और आखिरी, ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस है। जैसे ही लाइट सरफेस पर टकराती है, उसी पल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं बिना किसी टाइम लैग के। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि सारी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को समराइज किया जाए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो ये है हमारी ऑब्जर्वेशंस की लिस्ट जो एक्सपेरिमेंट में सच में हुआ। अब सवाल ये था कि क्या उस जमाने की सबसे अहम थ्योरी, क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, इन सब बातों को एक्सप्लेन कर सकती थी?
उस वक्त लाइट को एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझा जाता था जो अपनी एनर्जी को एक वेव फ्रंट पर धीरे धीरे फैलाती है, जैसे तालाब में पानी की लहरें। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हम देखेंगे कि उस समय की सबसे अहम थ्योरी, वेव थ्योरी, इस मिस्ट्री को सॉल्व कर पाई या नहीं। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और जवाब था एक बहुत बड़ा नहीं। वेव थ्योरी, जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था, हर एक पॉइंट पर बुरी तरह फेल हो गई। चलो देखते हैं कैसे। पहला, वेव थ्योरी कहती थी कि ज्यादा इंटेंस लाइट, यानी एक ऐसी वेव जिसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो, ज्यादा एनर्जी कैरी करेगी और इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकालेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने साफ साफ दिखाया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर नहीं। स्ट्राइक 1। वेव थियरी ये भी कहती थी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर काफी देर तक डाली जाए तो आखिरकार एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काफी एनर्जी दे ही देगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने एक नॉन नेगोशिएबल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिखाई। स्ट्राइक 2। आखिर में वेव थ्योरी के हिसाब से एक कम इंटेंसिटी वाली वेव को एक इलेक्ट्रॉन तक काफी एनर्जी ट्रांसफर करने में टाइम लगना चाहिए, सेकेंड्स या शायद मिनट्स। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि इमिशन इंस्टेंटेनियस था। स्ट्राइक 3। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं थी, ये क्लासिकल फिजिक्स का एक फंडामेंटल ब्रेकडाउन था। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जब क्लासिकल वेव थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई तो फिजिक्स एक दो राही पर आ खड़ी हुई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक अनसॉल्व्ड क्राइम था और प्राइम सस्पेक्ट के पास एक सॉलिड एलिबाई था। अब स्टेज सेट था एक नए डिटेक्टिव के आने का, एक यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन। और 1905 में उन्होंने एक ऐसा रैडिकल आइडिया दिया जिसने साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम हमारे डिटेक्टिव एल्बर्ट आइंस्टाइन की एंट्री देखेंगे। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। ये है वो शख्स। साल था 1905, एक ऐसा साल जिसे अब आइंस्टाइन का एनस मिराबिलिस या मिरेकल ईयर कहा जाता है। उस एक साल में उन्होंने 4 ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए जिन्होंने स्पेस, टाइम और एनर्जी की हमारी समझ को बदल दिया। उन्हीं में से एक पेपर ने फोटो इलेक्ट्रिक पजल को सॉल्व किया और उन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1921 में इसी काम के लिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, ना कि उनकी ज्यादा फेमस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल नया रेडिकल आइडिया दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे और ये है वो मास्टर की जिसने पूरी मिस्ट्री को अनलॉक कर दिया, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उनका रेवोल्यूशनरी आइडिया ये था कि उन्होंने मैक्स प्लैंक के एक कॉन्सेप्ट को लिया और उसे आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रपोज किया कि लाइट एक कंटिन्यूअस वेव है ही नहीं, बल्कि वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रैवल करती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं और जिसे अब हम फोटॉन्स कहते हैं। हर फोटॉन के पास एक अटेनिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो E=h से दी जाती है, जहां h प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ उनकी जीनियस देखो। आइंस्टाइन ने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक 1-to-1 इंटरैक्शन है। एक फोटॉन मेटल पर टकराता है और अपनी पूरी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। उस एनर्जी का एक हिस्सा फाई नॉट एग्जिट फी पे करने में चला जाता है, यानी वर्क फंक्शन, और जो भी एनर्जी बच जाती है वो उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K max बन जाती है। इसलिए K max = h nu - phi naught। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये है वो मास्टर की जिसने सारे ताले खोल दिए। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। अब देखिए कि कैसे ये खूबसूरत सिंपल सी इक्वेशन हमारे हर एक्सपेरिमेंटल क्लू को एक्सप्लेन करती है। पहला, K max फ्रीक्वेंसी पर क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि आने वाले प्रोजेक्टाइल यानी फोटॉन की एनर्जी h nu है। ये इक्वेशन में साफ साफ लिखा है। K max इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आप पर सेकंड ज्यादा फोटॉन्स बेच रहे हैं, ना कि ज्यादा एनर्जेटिक फोटॉन्स। ये ऐसा है जैसे आप पर ज्यादा पिंग पोंग बॉल्स फेंकी जाए, ना कि एक बोलिंग बॉल। अगला, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्यों होती है? सिंपल, अगर फोटॉन की एनर्जी h nu वर्क फंक्शन फाई नॉट से कम है तो इलेक्ट्रॉन के पास एग्जिट फी पे करने के लिए भी काफी एनर्जी नहीं होगी, वो बाहर निकल ही नहीं सकता। फोटो करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल क्यों है? ज्यादा फोटॉन्स पर सेकंड का मतलब है ज्यादा 1-to-1 कोलिजन्स, जिसका मतलब है ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड का निकलना। और आखिर में ये इंस्टेंटेनियस क्यों है? क्योंकि ये एक कोलिजन है, फोटॉन से इलेक्ट्रॉन तक एनर्जी का ट्रांसफर एक ही पल में हो जाता है। द केस वाज क्रैक्ड। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि ये एक सिंपल इक्वेशन हर उस सवाल का जवाब देती है जो वेव थ्योरी नहीं दे पाई थी। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे।
तो आइंस्टाइन के ब्रिलियंट काम ने साबित कर दिया कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर है जिसने मिस्ट्री को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया। लेकिन हर अच्छी कहानी का एक सीक्वल होता है। इसके बाद एक नया सवाल आया जिसने रियलिटी की हदों को और भी आगे धकेल दिया। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि अब हम देखेंगे कि इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। जरा सोचिए कि अभी-अभी क्या हुआ था। आइंस्टाइन ने साबित किया कि लाइट, जिसे सदियों से एक प्योर वेव माना जाता था, पार्टिकल यानी फोटॉन की तरह भी बिहेव करती है। 1924 में एक यंग फ्रेंच फिजिसिस्ट लुई डी ब्रोगली इससे बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने एक गहरा और बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा, अगर नेचर सिमेट्री पसंद करती है तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या पार्टिकल्स जिनका मास होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, वो भी वेव्स की तरह बिहेव कर सकते हैं? तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था लुई डी ब्रोगली का सवाल। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डी ब्रोगली ने प्रपोज किया कि हाँ, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव जुड़ी होती है। इस मैटर वेव की वेवलेंथ लैम्डा इस एलिगेंट फॉर्मूला से दी जाती है। लैम्डा इक्वल्स h डिवाइडेड बाई p, जहाँ h प्लैंक्स कांस्टेंट है और p पार्टिकल का मोमेंटम है। यही इस चैप्टर के टाइटल का अपिटेक सार है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसका मतलब है कि हर चीज, लाइट हो या मैटर, दोनों वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज रखती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया ये था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। तो सारी चीज़ों को एक साथ लाने के लिए चलिए इस अजीब नई चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी फोटॉन, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इसकी एनर्जी है E = h nu। इसका मोमेंटम है P = h by लैम्डा। ये कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट c से ट्रैवल करता है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और सबसे ज़रूरी, जब ये मैटर के साथ इंटरैक्ट करता है तो एक अटैक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था कि हमने लाइट के इस नए पार्टिकल रूप, जिसे फोटॉन कहते हैं, की प्रॉपर्टीज़ को समझा। अब हम इस स्लाइड में ये टॉपिक देखेंगे। डी ब्रोगली की ये हिम्मत भरी हाइपोथेसिस, जिसे बाद में एक्सपेरिमेंट ने कंफर्म किया, ने इस डुअलिटी के गहरे कॉन्सेप्ट को सारे मैटर तक एक्सटेंड कर दिया। और इसके पीछे एक खूबसूरत सा आइडिया था कि नेचर सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो आज हमने इलेक्ट्रॉन इमिशन से शुरू करके आइंस्टाइन के फोटॉन्स के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मिस्ट्री सॉल्व की, और आखिर में इस हैरान कर देने वाले नतीजे पर पहुंचे कि हमारे यूनिवर्स में हर चीज का एक डुअल नेचर है, जो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह काम करती है। तो इस स्लाइड का मेन आइडिया था डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस, जिसने डुअलिटी का कॉन्सेप्ट मैटर तक एक्सटेंड किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट कौन सा चैप्टर देखना चाहते हो।